नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस मिशन में। और काफी समय हो गया था, एक बड़ा वीडियो कोई आया नहीं था, तो पॉलिटी सीरीज पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और पॉलिटी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेट सेंटर फाइनेंशियल रिलेशंस को हमने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को देख लिया, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में। सो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में और देखेंगे कि स्केड्यूल्स क्या हैं, क्यों दिए गए और उनके प्रोविजंस क्या हैं। बेसिकली क्या है कि जो स्केड्यूल्स हैं वो हमेशा दिए जाते हैं। देखिए, वैसे तो ये 1 से लेके 10 तक थे। ओरिजिनली हमारे जो संविधान था उसमें 1 से लेके 10 तक दिए गए थे, लेकिन हुआ ये कि बाद में अमेंडमेंट्स किए गए और 11वां और 12वां भी सॉरी 1 से लेके यहाँ पे 8 तक दिए हुए थे। ओरिजिनली 8 थे और हुआ ये कि बाद में संशोधन हुए बहुत सारे और उसमें 4 और स्केड्यूल्स को ऐड किया गया जो कि रहे आपके 12 तक। तो टोटल जो स्केड्यूल्स हैं हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं 1 से लेके 12 तक। और इस लेक्चर में हम लोग 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8 और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो स्केड्यूल्स दिए क्यों जाते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। स्केड्यूल्स दिए जाते हैं कॉस्मेटिक मेकअप पर्पस के लिए। देखिए, अगर संविधान में स्केड्यूल्स ना होते तो संविधान बहुत बड़ा होता, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा होता, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए स्केड्यूल्स का प्रोविजन दिया गया, यानी कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, और है क्या ये एक एक्सप्लेनेटरी। देखिए, स्केड्यूल्स को समझेंगे कैसे कि भाई साहब ये है क्या, ये एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम्स जो होते हैं इन्हें ऐड किस लिए किया जाता है? इन्हें ऐड इसलिए किया जाता है ताकि सुंदरता बरकरार रहे, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही सोचा होगा, लीन इज इन, और उन्होंने इस शेड्यूल्स के प्रोविजंस को ऐड किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शेड्यूल नंबर 1 क्या है, क्या कहता है और इसके मायने क्या है। देखिए, ये बताता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 1 जो है कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो ये जो नाम है whose names shall be mentioned under शेड्यूल 1। अब देखिए क्या होता कि संविधान में अगर मान लीजिए आर्टिकल 1 के नीचे ही दिए जाने लगते कि आपके नाम क्या क्या है, तो काफी बल्कि हो जाता, काफी बड़ा हो जाता। तो इसी पर्पज से फिर शेड्यूल्स में यानी कि एंड में इनको ऐड कर दिया गया। तो ये है शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल क्या होते हैं? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम्स। किस लिए दिया जाता है? कॉस्मेटिक पर्पस और बल्कीनेस, जिससे कि इसका कम से कम किया जा सके, रिमूव ही किया जा सके, टू बी वेरी एग्जैक्ट। और शेड्यूल 1 क्या है? ये बताता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो भारत में है। उसके बाद आता है शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 क्या इंक्लूड करता है? इसमें होती हैं सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स फॉर किन किन के लिए? देखिए, इसमें होगा पहला प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट हुए या फिर अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स हुए उनके लिए। दूसरा हुआ आपका स्पीकर हुए साहब, डेप्यूटी स्पीकर हुए, और ये लोकसभा में है तो इन्हीं के राज्यसभा इक्विवेलेंट कौन होते हैं? चेयरपर्सन एंड या और डेप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों की सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स। उसके अलावा जजेस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, यहां पे देखिए जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके अलावा सीएजी, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी कैग। तो इन सब की सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स इसमें मेंशन रहती है शेड्यूल 2 में, राइट। उसके बाद आता है शेड्यूल 3। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें रहता है कौन से फॉर्म की ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ्स यानी कि प्रतिज्ञा जो लिया जाता है, प्रण लिया जाता है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अब ओथ और एफर्मेशन में क्या अंतर है उसके बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो उनको ओथ दिलवाई जाएगी, है ना। ये किसके लिए है? बिलीवर्स के लिए, जो ईश्वर में यकीन रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और एफर्मेशंस किन के लिए है? नॉन बिलीवर्स के लिए।
ऐसे लोग जो कि बिलीवर्स नहीं है, या फिर हम यूं बोले कि एथियस्ट है। एथियस्ट का मतलब ये हुआ जो भगवान में नहीं मानते, एग्नोस्ट हो गया जो भगवान की अस्तित्व को क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे लोगों को अफर्मेशन दिलवाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर देखा जाए तो इसमें ओथ्स और इसके अंदर एफर्मेशंस के अंदर दो रहती हैं। एक है ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ्स और एफर्मेशन ऑफ ऑफिस, यानी कि जब ऑफिस ग्रहण किया, पदभार संभाला तब से, एंड ओथ और एफर्मेशन ऑफ सीक्रेसी। ठीक, सीक्रेसी का मतलब हुआ कि सीक्रेसी मेंटेन करने, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफिस की मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये भी एडमिनिस्टर करवाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बने और कुछ ऐसी जानकारी है जो पब्लिक में अगर गई तो पैनिक फैलेगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस होगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को विदहेल्ड करना है, ये ओथ ऑफ सीक्रेसी में आता है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे भी हम लोग, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो स्केड्यूल है, ये मेन जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसके लिए अच्छा एक हो सकता है। इसमें प्रेसिडेंट हुए एंड वाइस प्रेसिडेंट हुए, उनके लिए कोई भी ओथ और अफर्मेशन नहीं मेंशन है। इसका टेक्स्ट यहां पे मेंशन नहीं है। वो कहां पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, भारत के संविधान में ही मेंशन है, ये आपके स्केड्यूल में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आइए जरा देख लेते हैं ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में ही, और जरा हम लोग समझ लेते हैं ओथ ऑफ ऑफिस। अब इसमें क्या होता है ओथ ऑफ ऑफिस? तो देखिए, आई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो अनुराग ठाकुर है वो ले रहे हैं, आई अनुराग ठाकुर डू स्वेयर। अगर वो बिलीवर है तो डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ये कहेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो ये कहेंगे और solemnly affirm that I'll bear true faith and allegiance to the Constitution of India। भारत के संविधान के प्रति मेरी सच्ची निष्ठा और वफादारी रहेगी। By law established, and I'll uphold the sovereignty and integrity of India। भारत की sovereignty और integrity को मैं uphold करूंगा। Faithfully and conscientiously discharge my duties as member of Union, and I will do right to manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will। देखिए, without ये इंपॉर्टेंट है, fear और affection, है ना, ill will मतलब गलत धारणा नहीं, और फेवर भी नहीं। तो इन सब के अलावा भारत के संविधान की रक्षा, भारत की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा, और अपनी ड्यूटीज का फेथफुल डिस्चार्ज, ऑनेस्टली डिस्चार्ज करना, ये इसमें मेंशन होता है ओथ ऑफ ऑफिस में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी, अब ओथ ऑफ सीक्रेसी क्या है? ये रहता है मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स फॉर यूनियन, है ना, यूनियन मिनिस्टर्स जो होंगे उनके लिए। इसमें वही आई फॉर एग्जाम्पल XYZ solemnly affirm और swear in the name of God, ये आपको पता चल गया कि I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration shall become known to me as a minister for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as minister। कहने का मतलब है कि जब तक ऐसा जरूरी ना हो कि मुझे इंफॉर्मेशन देनी ही है बीइंग अ मिनिस्टर, तब तक मैं इसको इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, कि रिवील नहीं करूंगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किसी भी व्यक्ति को, ये अपने तक रखूंगा। तो ये है ओथ ऑफ सीक्रेसी, और इसका बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा है, इसकी जरूरत इसलिए जरूरी है क्योंकि बीइंग अ यूनियन मिनिस्टर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आती है आपके पास। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पाइडरमैन के कोट को हम लोग यहां पे जीवन समझ भी सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि ये ओथ्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा केसी चंडी वर्सेस आर बालाकृष्ण पिल्लई। बालाकृष्ण पिल्लई, इस केस में 1985 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया था
कि देखिए साहब, जस्ट बिकॉज आप मिनिस्टर हैं और आपने ओथ फुलफिल नहीं किया तो आपको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको जिन्होंने अपॉइंट किया है ना, तो उनके प्लेजर पे आपको अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है अगर आपको, तो प्रेसिडेंट ही आपको रिमूव भी करेंगे ऑफिस से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ओथ और अफर्मेशन को का ब्रीचिंग जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो इमीडिएटली नहीं निकाला जाएगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है, राइट। ये क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है शेड्यूल 4, आज के लिए लास्ट शेड्यूल। इसमें है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में किस प्रकार से या कैसे सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। जैसे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में की 31 सीटें राज्यसभा में हैं, और आंध्र प्रदेश की तरफ से 11 सीटें हैं, तेलंगाना की तरफ से 7 सीटें हैं। पहले 18 थी, उसको बाइफरकेट करके 11 और 7 में बदल दिया गया। तमिलनाडु की फॉर एग्जांपल 18 है। तो ये सीट्स का एलोकेशन जो हुआ है राज्यसभा के लिए, कितने मेंबर्स कौन से स्टेट से चुन के जाएंगे, ये बताया गया है इसके अंदर, शेड्यूल 4 के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया हो, राइट। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग डेली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।